नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। कल रात को एक बार फिर इजराइल के ऊपर ईरान ने तबीयत से मिसाइलें मारी हैं और मजेदार बात यह है कि मिसाइलें जब गिर रही थी उसके वीडियो जो बाहर आए हैं उसको देख के समझ में यह आ रहा है कि इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं ही नहीं। जिसको आयरन डोम कहा जाता था, सबसे मजबूत माना जाता था कि जिसके रहते इजराइल के ऊपर कोई मिसाइल नहीं गिर सकती है, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। दूर से वीडियो बना हुआ था। अब इजराइल तो वीडियोस बना नहीं रहा, इजराइल पत्रकारों को वीडियो बनाने भी नहीं दे रहा। जो बने हुए वीडियो हैं उनको सामने नहीं आने दे रहा, सेंसर लगा हुआ है। लेकिन दो जगह से वीडियोस आ रहे हैं, या तो गजा से वीडियो आ रहे हैं या ऐसी जगहों से आ रहे हैं, ऐसे पत्रकारों से आ रहे हैं जो बनाकर बस लोड कर दे रहे हैं। अपनी जर्नलिस्टिक जो उनकी प्रोफाइल है वहां से लोड नहीं कर रहे हैं। ये जो वीडियोस आ रहे हैं, जो दिखाई दे रहा है बिल्कुल साफ साफ कि मिसाइल आती है और सीधे अटैक करती है। कहां अटैक करती है, किस जगह पर करती है, ये तो नहीं दिखता क्योंकि काफी दूर से बनाया हुआ है। लेकिन यह जरूर दिख रहा है कि आसमान से आ रही हैं और सीधे जमीन पर इनका इंपैक्ट हो रहा है। इनको इंटरसेप्ट करने वाला कोई नहीं है। यानी एक बात बिल्कुल क्लियर होती जा रही है कि इजराइल का आसमान खाली हो रहा है इंटरसेप्टर से। इंटरसेप्टर्स उनके पास लगातार खत्म होते जा रहे हैं। आगे ये लड़ाई जैसे जैसे बढ़ेगी, इजराइल के लिए मुश्किलात और बढ़ने वाली हैं। आपको याद होगा, ट्रंप ने धमकी दी थी कि ईरान को हम स्टोन एज में पहुंचा देंगे। पेजेश्कियान ने, जो ईरान के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने इसका जवाब दिया है, इस धमकी का जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि स्टोन एज में धरती पर कहीं तेल नहीं मिला था, मिडिल ईस्ट में कहीं तेल नहीं निकलता था। तो अगर ट्रंप चाहते हैं स्टोन एज में पहुंचाना तो अच्छी बात है, कहीं तेल नहीं मिलेगा। मतलब क्या है कि आप अगर ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगातार हमला करोगे तो ईरान के पास भी यह छूट है, ईरान भी यह कर सकता है और करेगा कि ऑयल के जितने सेंटर्स मिडिल ईस्ट में हैं सबको तबाह और बर्बाद कर देगा। और उसके बाद दुनिया में जो होगा उसका एक अंदाजा आप अभी से लगा सकते हैं। कल भी अमेरिका ने क्या किया, B2 नाम के एक पुल को बम किया। यह मिडिल ईस्ट का सबसे ऊंचा पुल है जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन था, इसको हिट किया गया। आप देखिए कैसे झूठी खबर बनाई जाती है अमेरिका को डिफेंड करने के लिए। बराक राविट, जो अब क्लियर हो चुका है कि अमेरिका का एजेंट है, अमेरिका के हिसाब से काम करता है, वही खबर फैलाने की कोशिश करता है जो अमेरिका चाहता है। उसने ट्वीट किया कि मुझे एक अमेरिकन ऑफिसर ने यह बताया कि इस वाले पुल का इस्तेमाल करके ईरान के जो आर्मी के लोग हैं वो मिसाइल को यहां से वहां ले जा रहे थे, इसलिए इस पुल को उड़ा दिया गया। अब आप सोच के देखिए कि जो पुल बना ही नहीं था, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन था, उससे कहां से मिसाइलें चली जाएंगी। लेकिन बराक राविट को सारी दुनिया के सामने यह बताना है कि अमेरिका ने जिस पर हमला किया वो सिविलियन स्ट्रक्चर नहीं था, आर्मी उसका इस्तेमाल कर रही थी। इस तरह के झूठ लगातार बोले जा रहे हैं। पाश्चर इंस्टीट्यूट पे हमला हुआ जो एक मेडिकल कॉलेज था, और इसीलिए पेजेश्कियान का बयान जो है वो साफ कहता है कि अब इस तरह के जवाब आपको झेलने पड़ेंगे। दुबई में ओरेकल का जो डेटा सेंटर है उसके ऊपर हमला हुआ है और भी कई हमले निश्चित रूप से अगले 24 घंटे में आपको देखने को मिलेंगे। ये तो हुआ वार का हाल, लेकिन इसके अलावा कुछ बेहद मजेदार चीजें हैं। कहते हैं, एक कहावत है कि बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की। ट्रंप दिन रात कहते रहे दुनिया की सबसे ताकतवर सेना है हमारी, ये है वो है, लेकिन ट्रंप के यहां उसके एडमिनिस्ट्रेशन में दरार दिखनी शुरू हो गई है। ऐसा लग रहा है कि ईरान में रेजीम चेंज हो ना हो, अमेरिका में रेजीम चेंज होना शुरू हो गया है। आप देखिए, टॉम बेंडी जो इनकी सॉलिसिटर जनरल थी, जो बैठकर एप्स्टीन फाइल पर लगातार ट्रंप का बचाव कर रही थी, उसको हटा दिया गया। लेकिन उससे बड़ी खबर जिस पर कम बात हो रही है वो मैं आपको बताता हूं। रैंडी जॉर्ज वहां के चीफ ऑफ द स्टाफ थे आर्मी के, यानी आर्मी के सबसे बड़े ऑफिसर। यानी ट्रंप अगर कोई ऑर्डर देता है तो फाइनली ऑर्डर वो तभी बनेगा, आर्मी उसको फॉलो तभी करेगी जब चीफ ऑफ स्टाफ उस पर साइन करेगा। पीटर हेग्सेथ ने अचानक चीफ ऑफ स्टाफ को निकाल दिया। रैंडी जॉर्ज को उसकी नौकरी से निकाल दिया गया, उसको रिटायर कर दिया गया, घर बैठने को कहा गया। आप बताइए, जंग के दौरान आर्मी के हाईएस्ट ऑफिसर को घर बिठाने का क्या मतलब है? ईरान में तो आपने आर्मी के हाईएस्ट ऑफिसर्स को मारा और कहा रेजीम चेंज हो गई। तो अगर आपके यहां आर्मी का हाईएस्ट ऑफिसर हटा दिया जाता है और उसकी जगह लेने वाले हैं जनरल क्रिस्टोफर
लेनेवे, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये पीटर हेग्सेथ के सेक्रेटरी रहे हैं, उसका ब्रीफकेस उठाते रहे हैं। यानी अपने एक ऐसे आदमी को उस कुर्सी पर बिठा दिया गया जो यस मैन हो, जो चाहे ये करवा लें, जो कहें वो करे। और पीट हेग्सेथ का ये जो कदम है, इसके पहले ही कहा जा रहा है कि आर्मी के अंदर 1 दर्जन से ज्यादा सीनियर ऑफिसर्स को उनकी पोस्ट से हटाया जा चुका है। एक खबर आती है जो बताती है कि पेंटागन के अंदर बवाल मचा हुआ है। जो इनसाइडर्स हैं वो बेहद नाराज हैं। पीट हेग्सेथ जिस तरह धर्म की बात लगातार कर रहा है, जिस तरह रिलीजन और आर्मी को मिला रहा है जैसे कोई क्रूसेड इस समय चल रहा हो ईरान में, और जिस तरह से अदला बदली कर रहा है, कुछ भी बयान दे रहा है, किसी को भी उसकी कुर्सी से हटा रहा है, अमेरिकन आर्मी में अलग तरह का हड़कंप मचा हुआ है। इसके अलावा भी लोगों को हटाने का सिलसिला जारी है। काश पटेल, सब लोग जानते हैं, FBI के डायरेक्टर, उनको उनके पोस्ट से हटाए जाने की बात चल रही है। तुलसी गबार्ड, किसी जमाने में ट्रंप बेहद तारीफ करता था तुलसी की, अब खबर यह आ रही है कि तुलसी गबार्ड को भी उनके पोस्ट से हटाया जा रहा है। एक एक करके जो ट्रंप के सबसे करीबी थे, उनको उनकी पोस्ट से या तो हटाया जा रहा है या तो वो इस्तीफा दे रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि अमेरिका में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। और इसका बहुत साफ साफ मुजाहिरा उन अखबारों में मिलता है जो अखबार ट्रंप के करीब माने जाते हैं, एंटी ईरानियन माने जाते हैं और सारा कुछ माना जाता है। आप जरा टाइम मैगजीन का कवर देखिए। इस कवर पे लिखा है, वेयर इज द एग्जिट, बाहर निकलने का रास्ता कहां है, ईरान से बाहर निकलने का रास्ता कहां है। इसके बाद आप देखिए राइटर्स को, राइटर्स की हेडिंग आप पढ़िए, वॉर इन ईरान कैन मेक तेहरान स्ट्रॉन्गर। यानी ये जो जंग चल रही है ये अमेरिका को नहीं, ईरान को और मजबूत बना सकती है। अब राइटर ने दबदबा के लिखा, हकीकत यह है कि वो ईरान को बेहद मजबूत बना चुकी है। यूनाइटेड नेशन में गए थे बहरीन और कुछ और देश, और इनका यह कहना था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए आर्मी एक्शन लिया जाए, सारी दुनिया की आर्मी मिलके, यूएन उसको अलाउ करे और सारी दुनिया की आर्मी मिलकर जाए और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाए। इनको शायद पता नहीं था कि वहां रशिया और चाइना भी बैठे हुए हैं, और रशिया और चाइना तो खैर इसको रोकते ही। सबसे बड़ा जो फर्क आया है वो ये कि फ्रांस ने ऐसा कोई कदम उठाने से इंकार कर दिया है। आज वोटिंग होनी थी, वोटिंग टल गई है, कल वोटिंग होगी, और उम्मीद यही है कि फ्रांस अगर सीधे सीधे इसके खिलाफ वोट नहीं देगा तो बायकॉट कर जाएगा, बाहर जाएगा, अपना वोट रजिस्टर नहीं कराएगा, और चाइना और रशिया के वोट से, उनके वीटो से यह प्रस्ताव अपने आप रुक जाएगा। इस प्रस्ताव का कोई मतलब नहीं है। लेकिन सिर्फ इतनी सी बात नहीं है। आपको याद होगा ट्रंप ने कहा था कि अगर यूरोप को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाना है तो वो खुद खुलवा ले। यूरोप ने कहा कि वेरी गुड, हम खुद खुलवा लेंगे, और देखिए कैसे खुलवाना है। ब्रिटेन ने एक मीटिंग बुलाई, ऑनलाइन मीटिंग बुलाई, जिसमें 40 से ज्यादा मुल्क शामिल हुए। हिंदुस्तान भी उसमें शामिल था। हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं मिस्री साहब, विवेक मिश्री साहब, वो उसमें शामिल थे। और उसमें जो पूरी बात हुई, हिंदुस्तान ने भी जो बात रखी और जो बात निकल के आ रही है कि सबने कहा कि डिप्लोमेटिक तरीके से ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाया जा सकता है। यानी जंग करके नहीं, ईरान के साथ बातचीत करके खुलवाया जा सकता है। आप सोचिए, दुनिया की सबसे ताकतवर आर्मी अमेरिका नहीं खुलवा पा रही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क ये कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तभी खुल पाएगी जब ईरान से बातचीत करके कोई रास्ता निकलेगा। और ईरान ने तो बहुत क्लियर कहा हुआ है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो खुली है, केवल हमारे दुश्मनों के लिए नहीं खुली है, तो आप हमारे दोस्तों में शामिल हो जाइए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगी। आप इस बात की मजम्मत कर दीजिए कि अमेरिका और इजराइल ने हमला करके मीनाब में जो 150 से ज्यादा बच्चों को मारा, वो बेहद गलत हरकत थी। आप ये कर दीजिए मजम्मत, आपके लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगी। और ये खबर तो आ ही चुकी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए टॉल वसूला जा रहा है, तो आप भी थोड़ा टॉल दीजिए। आप ईरान के ऊपर 40 साल से सैंक्शन लगाए हुए थे, और ईरान ने सैंक्शन लगा दिया तो 40 दिन बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। कमाल है, आपके 40 साल के सैंक्शन के बावजूद ईरान ने यूनिवर्सिटीज बनाई, ईरान ने स्कूल बनाए, ईरान ने मिसाइलें बनाई,
ईरान ने शानदार सड़कें बनाई, ईरान ने पुल बनाया, ईरान ने जहाजें बनाई, सब कुछ बनाया आपके सैंक्शन के बावजूद। और 40 दिन ईरान ने सैंक्शन लगा दिया तो आपका यह हाल हो गया। तो अच्छी बात है, कीमत दीजिए, सैंक्शन हटाइए और निकलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। इस लड़ाई के पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला हुआ था। इस लड़ाई का हासिल यह हुआ, अमेरिका और इजराइल के अटैक का हासिल यह हुआ कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया। इस लड़ाई के पहले जो यूएस के बेसेस थे पूरे मिडिल ईस्ट में, वो एसेट्स थे। उनको लगता था कि वाह, हमारे यहां तो यूएस का बेस है, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। अब वो लायबिलिटी बन गए हैं, उनके ऊपर हमला ही इसीलिए हो रहा है क्योंकि यूएस के बेस है। इस जंग के पहले सबको लगता था कि इजराइल का आयरन डोम कमाल का है, कोई कुछ कर ही नहीं सकता। इस लड़ाई के बाद इजराइल का आयरन डोम जो है वो आयरन मोम बन गया है। इस लड़ाई के पहले अमेरिका की नेवी, अमेरिका की एयरफोर्स F-35 को माना जाता था कोई मार ही नहीं सकता। अब सबको पता है कि F-35 को कैसे मारना है। अब सबको पता है कि जेराल्ड फोर्ड के किचन में आग नहीं लगी है, मिसाइलें पड़ी हैं। अब सबको पता है कि बड़ी बड़ी नेवी की जो जहाजें अमेरिका की आई थी वो वापस इसलिए लौटी क्योंकि छोटी छोटी और तेज जहाजें जो ईरान की हैं उन्होंने उनको बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया। तो ये हासिल है इस जंग का। और इसीलिए न्यूयॉर्क टाइम्स की हेडिंग क्या कहती है? वो कहती है कि हाउ ट्रंप बॉक्स्ड हिमसेल्फ इन तेहरान, यानी तेहरान में कैसे मुक्का ट्रंप ने खुद को मार लिया। यही वो न्यूयॉर्क टाइम्स है जो बाकायदा ओपेड छाप रहा था कि ईरान के ऊपर अटैक करना चाहिए अमेरिका को। हमने दिखाया था उस समय कि कैसे न्यूयॉर्क टाइम्स लगातार यह कह रहा है कि ईरान के ऊपर अमेरिका को अटैक करना चाहिए। इनको लगता था कि बस हलवा है, गए और खा के चले आएंगे। और आज यह हालत है कि वही न्यूयॉर्क टाइम्स तंज कर रहा है ट्रंप के ऊपर कि वहां जाकर ट्रंप ने खुद को मुक्का मार लिया, यानी बिना मतलब का फंस गया। और यही नहीं, इस जंग के पहले यूरोप के साथ अमेरिका यह मान के चलता था कि हम जहां जाएंगे नाटो अपने आप शामिल हो जाएगा। इस जंग के बाद नाटो के पूरे वजूद पर सवालिया निशान लग गया है। यह सवालिया निशान है कि नाटो रहेगा या खत्म हो जाएगा। अमेरिका में ट्रंप इस बात के लिए लगातार जोर दे रहा है कि नाटो से अमेरिका बाहर निकल जाए। मार्को रूबियो भी बोल चुका है। और अगर नाटो टूट जाता है तो अमेरिका और यूरोप की गुंडागर्दी जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ही लगातार सारी दुनिया में चली है वो अपने आप खत्म हो जाएगी। इस जंग से पहले ट्रंप सबके मजाक उड़ाता था। इस जंग के बाद ट्रंप का मजाक उड़ाया जा रहा है। आपको याद होगा, मैंने बताया था और सबने बताया होगा कि मैक्रॉन को लेकर उसने बहुत गंदी बात कही थी। उसने कहा था कि मैक्रॉन की वाइफ मैक्रॉन के साथ बहुत खराब व्यवहार करती है और उसने उसका जबड़ा तोड़ दिया है जो अभी तक ठीक नहीं हुआ है। मैक्रॉन कोरिया में थे, साउथ कोरिया में थे और उनसे सवाल पूछा गया। देखिए, एक बात मैं बताऊं कि अदब के मामले में, भाषा के मामले में और कल्चर के मामले में फ्रांस जाहिर तौर पर यह क्लेम कर सकता है कि वो एक शानदार मुल्क है। और अमेरिका को साबित किया है ट्रंप ने कि निहायत बदतमीज, निहायत घमंडी और बेवकूफाना हरकतें करने वाला आदमी वहां का राष्ट्रपति बन सकता है। मैक्रॉन ने एक लाइन में जवाब दिया कि ना तो यह बोलने का तरीका सही था और ना तो जो बोला गया वो सही था। और सिर्फ उसने इतना नहीं कहा, उससे जब और पूछा गया अमेरिका के बारे में तो उसने कुछ बड़ी मजेदार बातें कही। उसने कहा, और ये मजेदार बातें नहीं है, ये बहुत डिप्लोमेटिक बातें हैं, कोई पढ़ा लिखा होशियार डिप्लोमेट ये कह सकता है। उसने कहा कि ऐसे आदमी की बात पे भरोसा क्या करना जो आज जो बोलता है वो कल फिर पलट देता है। आपको लगातार ऐसी बातें बोलने की जरूरत नहीं होती जिसको अगले दिन आपको पलटना हो। और उसने कहा कि असल में आपको रोज बोलने की भी जरूरत नहीं होती। ये ट्रंप के ऊपर तंज था। और आप सोचिए कि वही फ्रांस जो हमेशा अमेरिका के साथ यूनाइटेड नेशन में हाथ उठा दिया करता था, वो फ्रांस अब इस बात की मुखालिफत कर रहा है कि यूनाइटेड नेशन के लीडरशिप में कोई आर्मी जाए और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाए। वो ईरान से बातचीत करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने की बात कर रहा है। लेबनान में इजराइल की हरकत की मुखालिफत कर रहा है, मजम्मत कर रहा है। वेस्ट बैंक में इजराइल के घुसने की मजम्मत कर रहा है। जो फलस्तीनियों के खिलाफ कानून पास हुआ है
उसकी मजम्मत कर रहा है वही फ्रांस जो कल तक हर तरह से इजराइल के साथ खड़ा था। इसीलिए मैंने कहा कि बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। जब तक आपने ईरान की ऐसी इमेज बनाकर रखी थी कि वो दुनिया के लिए खतरा है, सैंक्शन लगाने में सब आपके साथ आ गए थे। लेकिन अब हकीकत यह है कि दुनिया को पता है कि आप अग्रेसर हैं, और दुनिया को यह भी पता है कि ईरान गजा नहीं है। दुनिया को यह भी पता है कि ईरान लेबनान नहीं है, जहां फॉल्ट लाइंस इतनी ज्यादा हैं कि आपस में ही लोग लड़ रहे हैं। दुनिया को समझ में आया कि ईरान 6-7 हजार साल पुराना एक कल्चर है, जहां के लोग सारी दिक्कतों के बावजूद, सारी परेशानियों के बावजूद अपनी सरकार के साथ खड़े हो जाते हैं। और सबसे गलत जो काम किया वो ये कि आयतुल्लाह खामनेई साहब को आपने शहीद कर दिया। आप ये भूल गए कि वो केवल ईरान के सुप्रीम लीडर नहीं थे, बल्कि दुनिया भर में उनकी रेस्पेक्ट थी, और शिया मुसलमानों के तो वो सबसे बड़े लीडर थे सारे दुनिया के लिए। और इस जंग ने, जहां आप लेबनान पर भी हमला करते हैं, गजा पर भी हमला करते हैं, सीरिया पर भी हमला करते हैं, ईरान पर भी हमला करते हैं, इराक को भी तबाह करने की ख्वाहिश रखते हैं, इस बात ने किया क्या? इस बात ने किया यह कि दुनिया भर के न केवल शिया और सुन्नी मुसलमानों को, तमाम फिरकों के मुसलमानों को, बल्कि दुनिया भर के हक पसंद लोगों को साथ खड़ा कर दिया। और आज जितना भी बड़ा अखबार हो, जितना भी ये तमाशा कर लें, एक तो इनके अपने अखबार इनको गालियां दे रहे हैं, और दूसरा दुनिया भर का सोशल मीडिया, दुनिया भर का जो दिमाग है, दुनिया भर का जो परसेप्शन है, वो अमेरिका नहीं, आज ईरान के साथ खड़ा है। और इसीलिए कोई मुल्क अमेरिका के साथ सीधे जाने को तैयार नहीं हो रहा। आप सोचिए, ऑस्ट्रिया, जरा सा मुल्क, उसने मना कर दिया अमेरिका को कि नहीं नहीं, हमारा एयर आप यूज नहीं कर सकते हो, हमारे आसमान से वो जहाजें लेके नहीं जा सकते हो जो ईरान पर अटैक करने वाली है। ऑस्ट्रिया, छोटा सा मुल्क। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ऑस्ट्रिया का इंपॉर्टेंस इस रूप में है कि हिटलर ने अटैक करके ऑस्ट्रिया पर कब्जा किया था, और उस समय सारी दुनिया खामोश देख रही थी। वियना में हजारों लोगों को मार दिया गया, सारी दुनिया उस समय खामोश देख रही थी। तो शायद वो समझ पा रहा हो इस बात को कि ईरान पर अमेरिका के हमले के मानी क्या है। रोमानिया, बेहद छोटा सा देश, साइज में छोटा नहीं, इकॉनमी में छोटा, उसने ये कहा कि शायद हम इजराइल के साथ जो ड्रोन का हमारा एक्सचेंज होता है, बिजनेस होता है, डील होती है, उसको हम पूरी तरह से खत्म कर दें। स्पेन की तो बात ही छोड़ दीजिए, स्पेन पर तो कितनी ही बात की जा चुकी है। लगातार स्ट्रेमर के ऊपर तंज कर रहा है ट्रंप, लेकिन जवाब देने की जगह स्ट्रेमर एक लाइन कह रहा है कि मैं ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर हूं और वही करूंगा जो ब्रिटेन के हित में है। ऐसा नहीं है कि ये जंगखोर जंग के खिलाफ हो गए, ये सब जंगखोर हैं, ये सब मुनाफाखोर हैं। इन सब के लिए ईरानी, हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, इन सब की मौत का कोई फर्क नहीं है। 100 हिंदुस्तानी मर जाएं, 50 पाकिस्तानी मर जाएं, 1000 ईरानी मर जाएं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब जंगखोर, मुनाफाखोर हैं। लेकिन इस समय ये जानते हैं कि इस जंग में पड़ने का कितना नुकसान हो सकता है, इसलिए अपना फायदा और नुकसान देखकर ये जंग से बाहर हैं। ईरान या किसी के ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे। ये भी इनको पता है कि इस जंग में शामिल होने का मतलब सीधे सीधे एक आलमी जंग की शुरुआत हो सकती है, वर्ल्ड वार की शुरुआत हो सकती है। रशिया बैठा है वहां पर, वैसे ही चढ़ा हुआ है जिस तरह से इन लोगों ने यूक्रेन को सपोर्ट किया है। तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए ये सारे के सारे जंग से बाहर बैठे हुए हैं। एक और कवर आपको दिखा देता हूं ऐसी ही मैगजीन का, जहां पे चाइना के जो प्रीमियर है उनकी तस्वीर लगी है, और कहा लिखा जा रहा है कि जब दुश्मन गलती करता है उस समय खामोश रहना चाहिए, उस समय कुछ करना नहीं चाहिए। तो चाइना और रशिया बड़े आराम से देख रहे हैं कि अमेरिका अपने हथियार, अपनी मैन पावर कैसे लगातार तबाह कर रहा है, इसीलिए वो खामोश बैठे हुए हैं। अभी ईरान काफी है। अमेरिका की कमजोर जगहों पर किस दिन चाइना हमला कर देगा, किस दिन ताइवान पर कब्जा करने की कोशिश शुरू कर देगा, या रशिया कोई स्टेप उठा लेगा, ये कोई नहीं जानता। तो ट्रंप एक ऐसे राष्ट्रपति के रूप में जाने जाएंगे जिन्होंने एक शेर के मान में हाथ डाला, और सिर्फ अपना हाथ नहीं कटवाया बल्कि अपने मुल्क का बहुत नुकसान करवा लिया। जिस तरह से वहां के आर्मी चीफ को बदला गया है और उसकी जगह पर अपना बंदा लाया गया है, उसका एक मानी यह हो सकता है कि ट्रंप इस बात पर जोर दे रहा हो कि ईरान की जमीन पर अमेरिकी आर्मी को उतारा जाए और
आर्मी चीफ जो हकीकत जानते हैं वो इस बात से इनकार कर रहे हों। इसीलिए एक ऐसा आर्मी चीफ लाया गया है जो ट्रंप के कहने पर जहां कहे वहां सिग्नेचर कर दे, वहां दस्तखत कर दे। मुझे याद आता है हिटलर का जमाना। हिटलर के भी कई सीनियर ऑफिसर्स ने उसको समझाने की कोशिश की थी कि रशिया में ये वाला स्टेप गलत है, ये वाला स्टेप गलत है, लेकिन वो खुद को हर चीज का एक्सपर्ट मानता था। जैसे ट्रंप हर चीज का एक्सपर्ट मानता है खुद को, वैसे ही हिटलर भी मानता था। आर्मी मामलों का भी एक्सपर्ट मानता था। आर्मी ऑफिसर्स की उसने नहीं सुनी, उनको हटाकर उसने ऐसे लोगों को भेजा जो बिल्कुल उसके कहे पर चले। नतीजा ये, न केवल जर्मनी के लाखों सैनिक शहीद हुए रशिया के अंदर, बल्कि जर्मनी उस जंग को बुरी तरह से हारा। और जानते हैं हिटलर को अपनी जान देनी पड़ी, क्या क्या हुआ वो सब हम जानते हैं। ट्रंप भी मुझे उसी रास्ते पर चलता हुआ नजर आ रहा है। जो आदमी अपने को दुनिया का सबसे होशियार आदमी समझता है हर मामले में, अक्सर वो बहुत बड़ा गधा होता है। मैं बहुत अच्छे तरीके से समझा सकता हूं, लेकिन इस वीडियो को एडिट मेरे एडिटर्स करते हैं, उनके बिना ये वीडियो आप तक नहीं पहुंचेगा। और हम दोनों बहुत अच्छा काम कर लें, लेकिन अगर आप देखेंगे नहीं तो इसका कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए सब मिलकर अपना अपना काम करते हैं, कोई हर चीज का एक्सपर्ट हो ही नहीं सकता। ट्रंप को यह गलतफहमी है तो आप समझ सकते हैं कि अमेरिका को किस गड्ढे की तरफ वो ले जा रहा है। तो अभी फिलहाल ये बातें हैं। कुछ और बातें हैं जो शाम 4-5 बजे के आसपास जो हमारा वीडियो आता है उसमें और डिटेल में मैं डिस्कस करूंगा। खासतौर पर मिडिल ईस्ट में क्या चल रहा है, अरब कंट्रीज कैसे बदलती हुई नजर आ रही हैं, इजराइल के अंदर क्या प्रॉब्लम्स हैं, इन सारी चीजों पर बहुत डिटेल में बात करूंगा। लेकिन अभी के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया।